प्यारे बच्चों, मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, पुणे आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ। आज हम प्रथम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे इस भौतिक विज्ञान की टॉपिकों की सीरीज़ में हम अपने चैप्टर को अंतिम रूप दे चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इसमें हम प्रथम चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न लेके चलते हम कि उस भौतिक राशि का नाम लिखो जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है और यह सदिश राशि है या अदिश राशि। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आ चुका है। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना, हमें उस भौतिक राशि का नाम लिखना है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। मान लीजिए भौतिक राशि x है और उसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। आप देखिए न्यूटन किसका मात्रक है, बल का F, और कूलाम किसका, आवेश का F/Q। हमें देखते ही पता लग जाएगा कि F/Q बराबर E, और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः हम कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि थी, सदिश राशि, और इसकी दिशा विद्युत बल की दिशा में होती है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। यदि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10⁻12 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड की ओर स्थानांतरित होते, यानी एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर 10⁻12 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में स्थानांतरित हो रहे हैं, और ये कहता है 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण के लिए, यानी 1 कूलाम आवेश देना है हमें इस वस्तु के लिए, तो कितना समय लगेगा, हमें समय निकालना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, और वो कितनी है, 10⁻12। 1 कूलाम आवेश में ये देख लीजिए कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, और 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए, उसको प्रति सेकंड जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग दे दीजिए, अपने आप हमें समय का पता लग जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्वांटीकरण का नियम क्या था। क्वांटीकरण का नियम था n बराबर है Q/E, यानी n क्या है, प्रवाहित या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q की जितना उसके वस्तु के ऊपर हमने आवेश को उत्पन्न करना, और E निश्चित मान होता है, ये आवेश का न्यूनतम मान है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान 1.6 × 10⁻19। कितना आवेश होना चाहिए, 1 कूलाम। यहाँ तो 1 रख देंगे, इसका मान 1.6 × 10⁻19 रखेंगे, तो हमारा n का मान कितना जाएगा 1 कूलाम आवेश के लिए, 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब वो क्या कहता है, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 10⁻12। हमें समय निकालना है, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर है 1 कूलाम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन बटे हुए 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इससे भाग देंगे तो अब हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 6.25 × 10⁻6 सेकंड। आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 60 से भाग दे दो। इसको आप हावर्स में कन्वर्ट करना है तो आप पुनः फिर 60 से डिवाइड कर दो। इसको महीनों में कन्वर्ट करना है, इसको साल में कन्वर्ट करना, जैसा भी करना है आप उसको उसी रूप से भाग दे के कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन हमें ऊपर हमारे क्वेश्चन में सेकंड था, तो हम इसको सेकंड में निकाल सकते हैं कि 6.25 × 10⁻6 सेकंड टाइम लगेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक सिक्के में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उसके ऊपर इतना आवेश उपस्थित हो जाए। पुनः यह आवेश के क्वांटीकरण का नियम का के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है और आवेश दिया हुआ है। तो क्वांटीकरण नियम क्या था, Q = NE। आवेश दे रखा है, E का हमें पता और N निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, N बराबर है Q/E। Q का मान कितना दे रखा है, 10⁻5 बटे हुए E का मान 1.6 × 10⁻19। इसको ऊपर ले जाके हम सोल्व करेंगे
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻13, क्योंकि नीचे पावर माइनस में ज़्यादा थी, ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रावैद्युत माध्यम का प्रावैद्युतांक 6 है, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको कि निरपेक्ष विद्युतशीलता किसी भी माध्यम की एप्सिलॉन होती है। जैसे निर्वात की एप्सिलॉन 0, किसी माध्यम की आएगी एप्सिलॉन m। और आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r बराबर है किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे हुए निर्वात की विद्युतशीलता। इन तीनों को ध्यान रख लेना, ये अपने आप में निरपेक्ष है, ये अपने आप में निरपेक्ष है, ये आपेक्षिक मान है। तो आपको आपेक्षिक मान को हम प्रावैद्युतांक भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन r का मान कितना दे दिया 6, एप्सिलॉन m हमें निकालना है, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हमें पता है जब हमने कूलाम के नियम को पढ़ा था तो उस समय एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात में विद्युतशीलता का जो मान था वो कितना था 8.85 इंटू 10⁻12। तो हम निकाल सकते हैं मान। सूत्र हमारा ये है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता बराबर है प्रावैद्युतांक गुणा में निर्वात में विद्युतशीलता। इसका मान 6 हो गया, इसका मान 8.85 इंटू 10⁻12 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 53.16 इंटू 10⁻12 यानी 53.16 गुना 10 की घात -12। ये इसका मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्या स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल है? वैसे जब हमने बलों के बारे में पढ़ा था, कूलाम के बल के बारे में, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि कूलाम का बल एक केंद्रीय बल है, यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। और हमने ये भी कहा था कि ये संरक्षी बल है। संरक्षी बल की जब पुष्टि करते हैं तो हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इन किन्हीं दो विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य जब आवेश को ले जाया जाता है तो किया गया कार्य उनकी केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है, जो ये शर्त पूरी करता था। इसलिए स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल था। केंद्रीय बल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी दिशा या के द्वारा इस बल के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होना चाहिए। और हमने ये देखा था कि एक आवेश Q है, दूसरा आवेश Q है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये परीक्षण आवेश है। तो इसके द्वारा लगाया गया बल इन केंद्रों की दिशाओं के अनुदिश होगा। अगर ये ऋणात्मक आवेश होता तो इसके इस दिशा में आ जाता। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्रों के अनुदिश इसकी दिशा होने के कारण ये एक हमारा केंद्रीय बल है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि यह आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नियतांक के का मतलब यहाँ प्रावैद्युतांक है, के का मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 है, या एप्सिलॉन m कह सकते हो इसको, कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रावैद्युतांक, और इसी को हम नियतांक के कहते हैं। तो ये के का मान किन बातों पे निर्भर करता है, ये बात पूछता है। तो अगर ये वाला के आता है, देखिए हमने जब कूलाम के नियम की बात की तो F बराबर आया था हमारा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो के था इसका मतलब है कि के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और हमने बात की थी कि इस के मान दो बातों पर निर्भर करेगा। एक एप्सिलॉन 0, अगर इसकी जगह एप्सिलॉन m आ जाए तो के का मान परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों आवेश किस माध्यम में उपस्थित हैं, इस बात पर भी के का मान निर्भर करेगा कि माध्यम की उपस्थिति कैसी है, कौन से माध्यम में इनको रखा गया। और एक बात और हमने बात की थी कि मापन की पद्धति पर, यदि हमारी मापन पद्धति SI पद्धति है तो के का मान होता है हमारा 9 गुणा में 10 की घात 9, और SI की बजाय CGS पद्धति होती है, CGS, तो इसका मान हम 1 लेके चले थे। तो इसलिए दो बातों पर यह निर्भर करेगा, एक तो माध्यम की प्रकृति कि हमारे आवेश किस माध्यम में रखे गए हैं, और उनके मध्य जो बल मापा गया है वो किस पद्धति में मापा गया, इन दो बातों पर यह निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतशीलता का SI मात्रक व विमा सूत्र बताइए। देखिए हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि विद्युतशीलता क्या होती थी? एप्सिलॉन। इसका हमें
मात्रक बताना। मात्रक हमें रटना नहीं है, हमें मात्रक निकालना है। हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे हुए R स्केयर। देखिए ये एप्सिलॉन को इधर ले आओ, F की जगह, और F को इधर ले आओ, क्योंकि जिस का हमें मात्रक निकालना उसको एक साइड रख लेंगे। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। देखिए 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो F का न्यूटन, आवेश का कूलाम, इस आवेश का कूलाम और दूरी का मीटर। तो ऊपर कौन है, 2 बार आवेश आया, Q1 और Q2, दोनों के मात्रक क्या है, C और C। नीचे कौन आया, F बल का न्यूटन, और दूरी का क्या होता है, मीटर का स्केयर। तो क्या लिख सकते हैं हम कि इसका मात्रक क्या होगा, ऊपर आया कूलाम स्केयर प्रति न्यूटन मीटर स्केयर। ये हमारा इसका विमा सूत्र मात्रक, SI मात्रक है। और विमा सूत्र लिखना हो तो विमा सूत्र लिखना भी आसान है। इसी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन का मान आया Q स्केयर अपॉन 4 पाई F R स्केयर। देखिए आवेश दिए हुए हैं, आवेश का विमा सूत्र देखिए क्या होता है, आवेश का विमा सूत्र होता है A1T1। इसका क्या करेंगे हम, वर्ग कर देंगे बटे हुए, नीचे क्या था 4 पाई का मात्रक विमा सूत्र होता नहीं। फिर क्या था F बल, बल का क्या होता है M1L1T माइनस 2। और फिर आगे क्या था R का वर्ग, R क्या है दूरी, दूरी का क्या होता है L1, और वर्ग है तो 2 घात कर देंगे। जब इसको रीअरेंज करके देखो, रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले हम m लिखेंगे, m तो नीचे की साइड में है और नीचे इसकी घात कितनी है +1, तो ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगी -1, तो m की घात -1। फिर l देखिए, एक l तो ये है और 2 l यहाँ है, तो कितने हो गए l 3, तो 3 प्लस की घात नीचे है, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की 3 हो जाएगी। फिर देखिए आप t देखिए, t क्या है, नीचे -2 है, इसको ऊपर लेके जाओगे +2, और ऊपर भी 2 पावर है क्योंकि t1 का स्केयर करोगे तो t2। ऊपर पहले 2 घात थी, नीचे से 2 और आएगी तो t की घात 4। a की घात देखिए, a यहाँ एम्पियर को प्रदर्शित करता है, a की घात कितनी हो जाएगी 2। तो हम इसका सूत्र क्या कह देंगे, इसका सूत्र है ये वाला m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये इसका विमा सूत्र हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक 5 × 10⁻6 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए हमें सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना है किसी भी न्यूमेरिकल में कि हमें दिया हुआ क्या है, क्या दे रखा है, एक तो आवेश दे रखा है, एक बल दे रखा है, और निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र। F Q और E में संबंध हमें पता है कि F बराबर Q × E होता है, और निकालना क्या है E निकालना, तो ये F के Q क्या हो जाएगा, F के बटे में आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर है F/Q, और मान रख देंगे F का मान कितना है 2.25 न्यूटन, बटे हुए आवेश का मान कितना दे रखा है 5 × 10⁻6 कूलाम। तो इसको भाग देंगे, 5 को इससे भाग देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया 0.45 × 10⁻6, क्योंकि नीचे -6 था, ऊपर जाएगा तो +6, और एक इसको 0.4 था, इस पॉइंट को आगे की तरफ लेके जाओगे तो कितना आंसर हो जाएगा 4.5 × 10⁻5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, और मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक अल्फा कण, ध्यान देना है कौन सा कण है, अल्फा कण। पहले हम अल्फा कण को देखते हैं क्या होता है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है, यानी वह एक कण जिस पर आवेश प्रोटॉन के 2 गुने आवेश के बराबर होता है, और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। बस अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक जबकि प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, तो 2e के बराबर इनका आवेश हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना कि आप अल्फा कण का आवेश कितना होगा 2 × E, यानी 2 गुना में E का मान आपको याद है 1.6 10⁻⁻19। तो देखिए, और क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है कितना 15 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, यानी 15 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो इसके ऊपर क्या निकालना, बल। तो हम देख सकते हैं अभी सूत्र, F बराबर क्या होता है Q × E, Q का मान कितना हो जाएगा 2E गुणा में कैपिटल E, तो 2 तो ऐसे का ऐसा
हम मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू ई का मान हो गया 1.6 10⁻⁻19 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 15 गुना में 10 की घात 5। सोल्व कर देंगे, 15 की 2 की और 1.6 की गुना कर देंगे, ये -19 है, ये +5 है, तो क्या बच जाएगा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 14, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, ये आपका आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि 4 बिंदु आवेश है, उनके आवेश दे रखे हैं QA, QB, QC और QD। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD, ये चित्र में देख सकते हो, ये आपका वर्ग है ABCD, A, B, C और D, इनके ऊपर रखे हुए हैं। और आवेश कैसे रख रखे हैं, A के ऊपर 2 माइक्रोकुलाम है, B के ऊपर -5 माइक्रोकुलाम है, C के ऊपर फिर वापस +2 माइक्रोकुलाम है और D के ऊपर -5 माइक्रोकुलाम है। ये क्या कहता है कि इस वर्ग के केंद्र पर, ये इसका केंद्र है, ये O बिंदु, यहाँ वहाँ कितना आवेश रखा हुआ है, 1 गुणा में 10 की -6 कुलाम, यानी 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर कितना बल होगा, बल निकालना। देखिए हम जानते हैं कि आवेशों के समूह में जब किसी परीक्षण आवेश या किसी आवेश के ऊपर अन्य आवेशों के कारण बल देखना हो तो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत काम करता है। इसका मतलब हुआ कि किसी अन्य आवेश की उपस्थिति में किसी एक आवेश के द्वारा लगाया गया बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम O पर निकालना चाहते हैं, हम A के कारण बल देख लेंगे, फिर B के कारण इसके ऊपर बल निकाल लेंगे, C के कारण बल निकाल लेंगे और D के कारण इसके ऊपर बल निकाल लेंगे। तो बल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है F बराबर है Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। हमें यहाँ दूरी देखनी है और दूरी देखनी है तो हम इसकी दूरी मेजरमेंट करेंगे। देख लीजिए कि जो हमारा ये केंद्र बिंदु है O, ये वर्ग के चारों कोनों से बराबर दूरी पर होता है, अर्थात O से लेकर A की दूरी, O से लेकर B की, O से C की और O से लेकर D की दूरी बराबर होती है। अब हमें ये दूरी कैसे निकालनी है, हम ऐसे निकाल सकते हैं, हम इसे एक त्रिभुज को ले लो, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी। AC का वर्ग बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग, इसका AD का वर्ग प्लस D से C का वर्ग। तो आप देख पाएंगे कि AC क्या हमारा विकर्ण है, और विकर्ण क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणा में भुजा। ये हमारा विकर्ण का सूत्र होता है वर्ग के लिए। हमने 10th क्लास में 9th क्लास में भी पढ़ा था ये, कि किसी वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणा में भुजा। ये A से C पूरा है, हमें कितना लेना, इसका आधा, आधा लेना तो 2 से भाग दे दो, यहाँ भी हम 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, AC का आधा देखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, A से O। ये भी दूरी किसके बराबर होगी, O से B बराबर है OC बराबर है OD, सभी दूरी बराबर हैं। और ये किसके बराबर लिख सकते हैं, AC बटे हुए 2, और AC का मान कितना आया, वर्गमूल 2 गुणा में भुजा बटे हुए 2। ये 2 वर्गमूल का है, ये 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भुजा बटे हुए वर्गमूल 2। इस तरीके से हम इसको, अतः हम ये देखते हैं कि इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो हमारी दूरियां किसके बराबर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर बटे हुए वर्गमूल 2। और इसको काट के देखोगे तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, ये हमारी दूरियां होगी। अब हम बल निकालना चाहते हैं, A के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षित बल होगा, उसका नाम हमने F1 रख दिया, F1 बल हो गया, तो उसकी दिशा किधर हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी A से O की ओर, F1। इसी प्रकार C बिंदु से बल देखोगे, क्योंकि A पे और C पे दोनों पे आवेश समान है, ऐसे देख सकते हैं हम, कूलाम का नियम लगाओ, F1 बराबर क्या हो गया, K 2 माइक्रोकुलाम गुणा में केंद्र पे कितना है, 1 माइक्रोकुलाम बटे हुए दूरी कितनी होगी, O से A का स्क्वायर। और C के कारण हमने कितना नाम दे दिया उसका, F3, जो C वाला बल है, आवेश है, केंद्र बिंदु पर जो बल लगाएगा ऊपर की ओर, उसका मान कितना जाएगा, K, आवेश कितना 2 माइक्रोकुलाम इंटू 1 माइक्रोकुलाम
बटे हुए दूरी कितनी होगी, ओ से सी का वर्ग। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के दोनों देखो के के बराबर है, 2 माइक्रो कूलम है तो यहाँ भी 2 माइक्रो है, यहाँ 1 माइक्रो है तो यहाँ भी 1 माइक्रो है। ओ एक का वर्ग है, यहाँ ओ सी का वर्ग, और ओ ए ओ सी के बराबर है, तो ये वाला हिस्सा पूरे का पूरा इस हिस्से के बराबर हो गया। यानी F1 और F3 के परिमाण समान हैं। जो F1 है, यानी F1 का परिमाण बराबर है F3 का परिमाण। दोनों के मान समान है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, F1 की दिशा ये है और F3 की दिशा ये, लेकिन विपरीत दिशा में है। इसलिए इन दोनों के मान क्या लिख सकते हैं हम, इन दोनों को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि F1 का सदिश बराबर है -F3, ये हो गया। इसी प्रकार हम B के कारण देखेंगे, F4 लग रहा है, और D के कारण देखेंगे F2 लग रहा है। ये यानी B के कारण जो F2 लग गया, क्यों, क्योंकि ये माइनस का आवेश है तो आकर्षित करेगा इस दिशा में, ये माइनस है तो ये F4 को इधर आकर्षित करेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, F2 का परिमाण और F4 का परिमाण क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि दोनों सिरों पे आवेश समान है। और आवेश समान है तो ये इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि F2 सदिश बराबर है -F4। और जब हम इनके अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो हम क्या पाएंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत में हम देखेंगे कि सभी बलों का योग कितना हो रहा है, 0। क्यों, क्योंकि ये युग्म में काट देंगे, F1 और F3 युग्म में कट जाएंगे, F2 और F4 एक दूसरे को युग्म में काट देंगे। इसलिए इन आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान व बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखा है। यानी दो आवेश दे रखे हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों क्या है, बराबर हैं, और इनको एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखा है, 3 मीटर दूरी पे रखा है। और इनके मध्य जो लगने वाला बल है उसका मान कितना, 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये बताना है कि इन आवेशों का मान कितना होगा। तो हम कूलॉम के नियम का सूत्र प्रयोग करेंगे कि मान लीजिए दो आवेश Q1 व Q2 हैं, तो बल क्या होता है, K Q1 Q2 का बटे हुए R का स्क्वायर। और शर्त क्या दे रखी है, दोनों समान और बराबर हैं, दोनों समान और बराबर प्रकृति के हैं, मान इनके बराबर हैं और प्रकृति इनकी समान है। तो Q1 और Q2 के मान क्या हो जाएंगे, Q के बराबर। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का हमारे पास ऐसा तरीका है कि F बराबर है K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इस R स्क्वायर को इधर ले आओ तो गुणा में हो जाएगा, और K को नीचे लाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा Q स्क्वायर। कैसे बन जाएगा ये, Q स्क्वायर बराबर है K R स्क्वायर, सॉरी F R स्क्वायर बटे K, और Q निकालोगे तो Q क्या हो जाएगा, वर्गमूल F R स्क्वायर बटे हुए K। R स्क्वायर है तो R स्क्वायर को क्या करेंगे हम, बाहर निकालें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा Q बराबर है R वर्गमूल F बटे हुए K। अब देखिए R कितना दे रखा है, 3 मीटर, F कितना दे रखा है, 1.6, और K का मान हमें पता है 9 गुणा 10 की घात 9। हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 गुणा में वर्गमूल, ये हो गया 1.6 बटे हुए 9 गुणा में 10 की घात 9। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 10 और आ जाएगा, और अब इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, 3, ये हो गया हमारा 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 बटे हुए 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3, और ये 10 की 9 घात ये है, और एक 10 ये आ गया तो 10 की घात 5, 10 की घात, यानी ये 10 बनेगी और 10 का वर्गमूल करोगे तो 5 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो गया, 4 बटे 10 की 5। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, 4 गुणा में 10 की घात -5। और इसको सोल्व करके देखो तो अगर हम यहाँ एक जीरो बढ़ा दें तो इधर एक जीरो माइनस में बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 40 माइक्रो कूलम। तो ये प्रत्येक आवेश का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे गए हैं। यानी एक प्रोटॉन है प्लस का और एक माइनस का इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की -10 मीटर के बराबर दूरी होती है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए ये द्विध्रुव की शर्त पूरी करते हैं। क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन प्लस आवेश का होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश का, और दोनों
के ऊपर आवेश का परिमाण समान है, इसलिए द्विध्रुव संरचना होगी। द्विध्रुव संरचना के लिए सूत्र क्या होता है, P बराबर है आवेश गुणा में इनके बीच की दूरी। और आवेश कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻90 और दूरी कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10। तो कितना हो जाएगा ये 1.6 गुणा 10⁻29। 19 ये है, 10 ये है, तो 29। इतना हमारा आंसर हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है कि हमने ये बात पढ़ी थी कि आवेश समान व विपरीत, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के हों और उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अल्प दूरी होनी चाहिए। तो ये कहता है कि यदि आवेशों के मान बढ़ा दिए जाएं, ये आवेशों के मान तो बढ़ाते चले जाओ और दूरी का मान कम करते चले जाओ, तो जब आवेशों का मान अत्यधिक यानी बहुत अधिक इनफाइनाइट हो जाए और दूरी इनके बीच में कितनी हो जाए, नगण्य हो जाए, नगण्य, जीरो के बराबर, जीरो होनी नहीं चाहिए, लगभग जीरो के बराबर होनी चाहिए, तो उस अवस्था को हम आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाए कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की आवेशों का मान क्या होता है, अनंत होता है, Q टेंस टू इनफाइनाइट, यानी अनंत होता नहीं है, लगभग अनंत होता है। और इनके बीच की आवेशों के मध्य की दूरी क्या होती है, जीरो नहीं होती, लगभग जीरो होती है, तो टेंस टू जीरो होती है, ये शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये कहता है कि बिंदु आवेश Q, कैपिटल Q आवेश दिया हुआ है, इसको दो समान भागों में तोड़ दिया, Q1 और Q2 में, विभाजित करके किसी r दूरी पर रख दिया गया है। तो ये कहता है दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम होने की शर्त क्या है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, हालांकि ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हमारे आरपीएससी में इसकी संभावना कम बनती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आरपीएससी में ये पूछा नहीं जा सकता, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा है इस क्वेश्चन का। तो ये क्या कहता है सर, देखिए कोई आवेश है Q, इसको दो टुकड़े करने, इसका ये अर्थ हुआ कि जो हमने Q1 और Q2 दो टुकड़े किए हैं, उन दोनों आवेशों का योग हमारे Q आवेश के बराबर, क्योंकि इसी के दो टुकड़े किए। फिर इनको क्या किया, इन दोनों Q1 और Q2 को किसी दूरी पे रख दिया, Q1 को यहाँ और Q2 को यहाँ, और इनके बीच दूरी कितनी रख दी, R। अब हमें इसके बीच में बल निकालना, बल क्या हो जाएगा, F बराबर है K Q1 Q2 बटे हुए R का स्क्वायर। हमें पहला समीकरण क्या है, हमारा पहला समीकरण है Q1 प्लस Q2 बराबर Q। तो यहाँ से हम क्या करें, Q2 का मान निकाल के देखो, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q माइनस Q1। इसको समीकरण 2 वाले में रख के देख लो, समीकरण 2 में रखोगे तो आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी, क्या बन जाएगी, F बराबर है K Q1 ब्रैकेट में Q माइनस Q1, ये Q2 की जगह मान रख दिया, बटे हुए R का स्क्वायर। ये हमारा बल हो जाए। देखिए जब बल अधिकतम या न्यूनतम, दो शर्त होती है, या तो बल अधिकतम हो जाए या बल न्यूनतम हो जाए। इसका ये मतलब हुआ कि इसके बाद बल के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। कंडीशन को ध्यान से सुने कि बल अधिकतम है या बल न्यूनतम है, इसका ये अर्थ है कि इसके बाद बल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी आवेश के कारण, यानी DF बल का किसी आवेश के कारण अवकलन शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। क्यों, क्योंकि d/dq1 क्या कहता है कि बल का मान Q1 के सापेक्ष परिवर्तित है, लेकिन ये अगर अधिकतम या न्यूनतम की शर्त हो तो परिवर्तन क्या हो गया, शून्य। तो क्योंकि बल के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये शर्त हम लगा देंगे। तो यहाँ क्या होगा, इस जो ये हमारा समीकरण है इसका अवकलन करेंगे। देखिए ध्यान देना है, अवकलन dq के सापेक्ष किया हमने, तो d/dq1 Q1 ब्रैकेट में मान रखो इसका, इस समीकरण को खोल लो, K Q1 इंटू Q बटे हुए R का स्क्वायर माइनस K Q1 का स्क्वायर बटे हुए R का स्क्वायर बराबर है 0। ये हमारी शर्त हो जाएगी। देखिए Q1 के सापेक्ष अवकलन है, तो बाकी ये Q और R स्क्वायर ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, K Q और R स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, Q1 का अवकलन करना, dQ1 बटे dQ1
माइनस। दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा कि के और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो डी क्यू वन का स्क्वायर बटे हुए डी क्यू वन बराबर है 0, ये लिख देंगे। यहाँ देखिए डी क्यू वन से डी क्यू वन कट जाएगा, तो ये सिर्फ ये संख्या बचेगी। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ कटेगा नहीं, क्योंकि इसकी घात 2 है। तो 2 घात हो तो अवकलन कैसे करते हैं, जो ये घात होती है इसको आगे ले आते हैं हम। तो पहले वाले भाग में तो क्या बच जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस, दूसरे भाग में क्या होगा के आर स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसा क्यू वन का की घात कितनी थी 2, घात को आगे लेके आओ और घात में से 1 कम कर दो, ये हमारा अवकलन हो जाएगा, बराबर है 0। अब देखिए के आर स्क्वायर इसके पास भी है, के आर स्क्वायर इसके पास भी है, कॉमन आ जाएगा, तो के आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, के अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया हमारा क्यू माइनस 2q1 बराबर है 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे q बराबर है माइनस q बराबर है प्लस 2q1, क्योंकि इस दिशा में माइनस का था, उधर लेके गए तो प्लस का, और q1 का मान क्या हो जाएगा q बटे हुए 2। तो ये हमारा कंडीशन आ गई कि जो हमारा एक आवेश का, जो हमने 2 टुकड़े किए थे, तो एक आवेश का मान कितना हो गया q1/2, और इस मान को समीकरण 1 में रख के देख लो, इसमें तो रखेंगे तो क्या हो गया q बराबर है q1 का मान रखो, q1 का मान क्या आ गया q बटे 2 प्लस q2, यहाँ से q2 निकल जाएगा, इसको इधर उठा के ले आओ, इधर उठा के लाओगे तो क्या हो गया q2 बराबर है q माइनस q/2, ये भी कितना आ गया q/2। अतः यह कहा जा सकता है कि अधिकतम प्रतिकर्षण बल की शर्त ये होगी कि दोनों आवेश समान होंगे और उनके मान q/2 के बराबर होंगे, यानी दोनों के दोनों टुकड़े समान परिमाण के और हाफ हाफ हो जाएंगे उसके, तो वो अधिकतम हमारे बल की शर्त हो जाएगी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या 2 समान आवेश की गेंदें एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कहता है कि 2 गेंद दे रखी हैं, ये भी धनावेशित और ये भी धनावेशित, क्या ये दोनों की दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं, ये ए मान लो, इसको बी मान लो। ये कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ प्रेरण का नियम लगेगा। प्रेरण का नियम क्या कहता था, जब किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु के पास लेके आते हैं तो उस दूसरी वस्तु पर भी वो आवेश को प्रेरित कर देगा। देखिए इसको समझने की कोशिश करें। हाँ, जब गेंद ए पर आवेश दूसरी गेंद बी की तुलना में अधिक हो, जैसे हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास से गेंद ए है, ये बहुत बड़ी गेंद है, इसके ऊपर आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जब इसके ऊपर आवेश की मात्रा अधिक है, ऐसे करके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवेश है, और ये ए गेंद है, ये बी गेंद है, ये छोटी है, इसके ऊपर थोड़ा आवेश है, तो क्या होगा, इसका क्षेत्र ज़्यादा होगा, इसका क्षेत्र ज़्यादा होगा, तो ये इसके ऊपर क्या करेगी, अपना बल आरोपित करेगी, और इसको हम बिना टच किए दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना, यानी ये क्या करेगी, जो सिरा इस बी गेंद का ए की ओर है, इधर तो माइनस का आवेश आ जाएगा, और इसके विपरीत दिशा में क्या जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। इस तरीके से प्रेरण विधि द्वारा ये आवेशित हो जाएगी। अतः बी और ए के मध्य आकर्षण बल होगा। आकर्षण क्यों होगा, क्योंकि ए वस्तु है ये धनावेशित है और बी वस्तु थी तो धनावेशित, लेकिन इसने इसके ऊपर आवेश कैसा प्रेरित किया, इधर तो माइनस का किया और इधर प्लस का किया, तो ये क्या हो जाएगी, अल्पारक्षित हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस का ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इसको अपनी ओर अल्प आकर्षित कर लेगी। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको पढ़ने के बाद आपको प्रथम चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर भी किसी को कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसको पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एक बार फिर मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोज़ को देखने के बाद आप लगातार पढ़ाई करते हुए अब बहुत ज़्यादा इनका लाभ उठा रहे होंगे, और आपके नॉलेज में भी काफ़ी वृद्धि हो रखी होगी। तो आप निरंतर हमारे से जुड़े रहिए, और आपको इसी प्रकार हमारे भौतिक विज्ञान के
चैप्टरों की ये सीरीज़ इसी तरीके से चलती रहेगी और आपको धीरे धीरे सभी टॉपिक मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर का लेके आऊँगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आप हमारे से जुड़े रहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कीजिए आप, ताकि सभी बच्चे हमारे से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़कर लाभ ले सकें। धन्यवाद।